उत्तराखंड पौराणिक महत्व वाले कई ऐसे मंदिर हैं जो संरक्षण के अभाव में बदहाल होते जा रहे हैं। ऐसे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बद्रीनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा सकता है या नहीं। केदारनाथ में आई आपदा ने इस बात पर सबका ध्यान खींचा कि मानवीय दखल ने हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बद्रीनाथ की बदहाली से चिंतित एक श्रद्धालु चेतना भार्गव ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में प्राचीन हनुमान धाम के पास बने एसटीपी के साथ साथ नमामि गंगे योजना के तहत चल रहे कार्यों पर भी सवाल उठाए गए। बद्रीनाथ धाम में मैं बालकनाथ जी के आश्रम में गई, जो एक अन्य क्षेत्र आश्रम है। वहाँ पे साधु संत सुबह शाम 2 बार खाना खाते हैं और वो एक प्रयाग के पास बना हुआ है जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं। और उसी प्रयाग पे एक एसटीपी प्लांट बन गया है, जबकि उसका प्रपोजल कहीं और का था। अब वो प्रपोजल के अनुसार तो वहाँ बना नहीं, और वो एक प्रयाग के ऊपर है। वहीं पे लोग पूजा करते हैं, वहीं पे सारी प्रयाग में ही एसटीपी प्लांट की गंदगी जा रही थी। तो जब मैं वहां गई, मैंने वहां पे देखा कि रेसिडेंशियल एरिया में बना हुआ है, वहां के लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। तो मेरे मन में उठा कि मैं PIL डालती हूँ। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या इन धामों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के शहरी विकास विभाग से कहा क्यों न इस क्षेत्र को विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। राज्य और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। सारे पक्षकारों से इसमें जवाब मंगाया था। आज सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने एक अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि वो क्षेत्र में जाकर के भ्रमण करें और अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें, और साथ ही भारत सरकार को भी निर्देश दिया है कि 4 सप्ताह में वो अपना जवाब दाखिल करें और उसमें ये भी बताएं स्पेशली कि क्या पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा सकता है। ये बात तो 100% सही है कि साल दर साल बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार धामों के संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। अब आगे की स्थिति क्या होगी, इसके लिए सरकार के जवाब का इंतजार करना होगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने BCCI के अध्यक्ष विनोद राय से मुलाकात की। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड की रणजी टीम के चयन का रास्ता अब साफ हो गया है। हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने अरविंद पांडे से खास बातचीत की है। दिल्ली में BCCI अध्यक्ष विनोद राय और अरविंद पांडे की मुलाकात हुई है। अरविंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, ये बताइए, अभी मुलाकात हुई आपकी, क्या रहा इस खास मुलाकात में? आज का कोई विशेष मुलाकात का जो BCCI के अध्यक्ष विनोद राय जी, कोई खास उद्देश्य नहीं था, लेकिन उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड के जो क्रिकेटर हैं, बच्चे हैं, उनके हित में माननीय विनोद राय जी ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया और बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। तो आज मैं वहाँ का क्रिकेट खेल मंत्री होने के नाते और मेरे सुझाव पे और मेरे ही निवेदन पे इन्होंने उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात दी है। तो मैं तो आज मात्र सब कुछ सफल होने के पश्चात आज विनोद राय जी को धन्यवाद देने आया था और उनका मुंह मीठा कराने आया था, और उसमें मुझे सफलता मिली। और विनोद राय जी स्वयं मुझसे मिलने यहाँ आए और उन्होंने आगे भी कहा कि उत्तराखंड का जितना नुकसान हुआ है, अब नुकसान आगे नहीं होने दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। उत्तराखंड के बच्चे अब अपने स्टेट का खुद प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, कितना अच्छा उनके लिए ये एक कदम है। और दूसरी चीज, आप इसके लिए क्या कहेंगे? छोटी बहन, आप खुद अंदाजा लगा सकती हो कि विवाद तो पहले भी था, और जो विवाद आज था, हाँ, लेकिन 18 साल से लोगों ने पता नहीं सकारात्मक मेहनत की है या नहीं की, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जुनून था, मेरा उद्देश्य था, मेरा संकल्प था कि जो 18 साल में हमारे क्रिकेटरों का और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, इनका जो जीवन चौपट हुआ है, भविष्य चौपट हुआ है, उसका देखो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा दुख था, मेरे दिल में चोट थी। और उस चोट को मैंने अपना संकल्प बना के मैं आगे बढ़ा, और ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से और उत्तराखंड के बच्चों के आशीर्वाद से मुझको बहुत बड़ी सफलता मिली। और इस सफलता से मैं मन से बहुत मुझे हर्ष हो रहा है, खुशी हो रहा है। और उस दिन ज्यादा खुशी होगी जिसमें रणजी मैच होगी, हमारी इंडिया की टीम बन जाएगी। और इस क्रम में कदम भी आगे बढ़ चुका है। 31 तारीख को जो कंसेंसस कमेटी बनी है, BCCI से उनकी संयुक्त रूप से मीटिंग है, और उस दिन फाइनल हो जाएगा कि कौन सी टीम के साथ इंडिया का रणजी मैच होगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली।
जिस राज्य के चिपको आंदोलन ने पूरे विश्व को पेड़ों की महत्ता समझाई, उसी राज्य के वन मंत्री कह रहे हैं कि पेड़ों का काटना नुकसानदेह नहीं है। ऋषिकेश में चल रहे हरेला पखवाड़ा के वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पेड़ काटना नुकसानदायक नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि ऑल वेदर सड़क के नाम पर जिस तरह से पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है, उससे सरकार सवालों के घेरे में है। ऐसे में वन मंत्री का ये बयान प्रकृति को बचाने का कम अपनी सरकार को बचाने का ज्यादा नजर आता है। पेड़ काटना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर हम एक पेड़ काटें 10 पेड़ लगाएं तो मैं सोचता हूं, क्योंकि वैसे भी जब पेड़ बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो उनके पानी की क्षमता ऑब्जर्व करने की कम हो जाती है, ऑक्सीजन देने की क्षमता कम हो जाती है। तो वैसे भी अधिक पेड़ लगाने के लिए जरूरी है कि पुराने पेड़ों को काटा जाए। तो इससे नुकसान नहीं है कि ऑल वेदर रोड में कितने पेड़ कटते हैं। नुकसान तब होगा जब ऑल वेदर रोड में पेड़ कटेंगे और उनकी भरपाई में पेड़ नहीं लगेंगे। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने बीते सालों में कई मनोरंजन की फिल्में बनाई हैं, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी से ये पता चला है कि सीएफएसआई ने साल 2000 से लेकर 2017 तक कुल 69 फिल्में बनाई हैं, जिसमें से कई फिल्मों को बच्चों ने देखने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस मामले पर जब फिल्म निर्माता निर्देशक देबू रावत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी में आया बदलाव है। 12 के बाद जो है टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी अब हो गई है डिजिटल, और डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो कैमरे थे, जो पूरा फॉर्मेट है उसका जो मेकिंग का, वो पूरा चेंज हो गया है। और सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि सब लोग जो है, बच्चे बूढ़े सब जो है घर पे अपने देख रहे हैं।